हेलो फ्यूचर के टॉपर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने बात की थी इस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पर और डिस्कस की थी टेक्निक्स एफ टेलर की। आज के दिन हम बात करेंगे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पर। हम 14 के 14 प्रिंसिपल्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया था वो था यूनिटी ऑफ कमांड। According to this principle, there must be one command at a time. In this we see there will be only one leader or over follower. According to this, if there are many leaders and many commands over employees, will can confuse and goals become difficult to achieve. तो दोस्तों, इस प्रिंसिपल का मतलब था हमेशा एक कमांड एक टाइम पर होगी। अगर आप देखिए, सपोज मेरे मेरे 5 फॉलोवर हैं और मैं एक लीडर हूँ और मेरा भाई एक लीडर है और मेरा दूसरा भाई एक लीडर है। हम 3 भाई लीडर हैं। मैंने उसको कहा भाई तू पानी भर। मेरे बड़े भाई ने क्या कह दिया आगे, चल भाई तू उस पानी को गरम कर। फिर मेरे तीसरे भाई ने कह दिया आके, भाई तू उसे पानी को ना तो गरम कर ना ठंडा ना उसको भर। तू एक काम कर, उस पानी से चाय बना दे। तो फिर वो किस काम को करेगा पहले? हो गया ना कंफ्यूज। तो दोस्तों, यही इस प्रिंसिपल में बताया गया है। एक टाइम पे एक ऑर्डर, एक टाइम पे और एक ऑर्डर होगा, एक ही का माना जाएगा। इसलिए हमेशा वन लीडर एंड वन लीडर एंड सेवरल फॉलोअर्स, ये इसमें रूल चलता है। तो अब दूसरे पर बात करते हैं। दूसरे प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी मस्ट डिवाइड वर्क एट to our employees so that stress for employees can be released and working environment of a company will improve. This helps in creating a sense of coordination and cooperation between them. तो दोस्तों, इसका मतलब है, इस टेक प्रिंसिपल का मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क में हम सारी की सारी ड्यूटीज़ को डिवाइड कर देंगे अलग अलग एम्प्लॉयज़ में। जैसे कि हमें एक शू बनाना है, एक शू बनाने की फैक्ट्री है हमारी, वहाँ पर हमें शू बनाना है, तो हम उसको अलग अलग फैक्ट्री अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि वो उस काम में एफिशिएंसी और वो काम जल्दी भी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, एक एक आदमी लगा देंगे हम किस पर, जो माल खरीद कर लाएगा, रॉ मटेरियल। दूसरे आदमी को लगा देंगे उसकी सोल बनाने में। तीसरे आदमी को बना देंगे जो उसकी ऊपर की जो बनाएगा, लेदर बनाएगा उस पर। चौथे आदमी को लगा देंगे पैकिंग पर। तो इस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगर एक ही आदमी ये सारे काम करने लग जाए तो उसे पूरा दिन वो एक जूता बनाने में लगा देगा। इससे हम काम क्या करेंगे, इसकी वजह से 1000 की यूनिट हम 2000 जूते, 5000 जूते वो जल्दी से जल्दी बना पाएंगे जब हम सारे काम को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इससे ही हमारा गोल अचीव भी हो पाएगा। तो यही था इस प्रिंसिपल में। तो अब आते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल, इक्विटी पर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉयर मस्ट treat at all the employees in same manner. He may not create a sense of discrimination between employees. It is important for employer to create coordination and cooperation in company premises. तो दोस्तों, इस प्रिंसिपल के बारे में बताया हेनरी फ्योल ने। इस प्रिंसिपल में हमें हमेशा अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ हमें आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए। बिल्कुल भी हमें वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्रिएट करना चाहिए। जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बहुत से लोग, तू छोटी ज़ात का है, मैं बड़ी ज़ात का हूँ, तो मेरे साथ नहीं बैठ सकता। ऐसा हमें कंपनी प्रीमिसेस में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यही बात है इसके अंदर। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, एस्पिरेट टेकऑफ्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉयर must make a sense coordination and cooperation in a company. It is important for him to make them realize that all are team and they कैन अचीव गोल्स ऑफ द कंपनी विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर टीम। तो इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल ने बताया कि हमें हमेशा सबको टीम वर्क की तरह रखना चाहिए। ऐसे रखना चाहिए कि जैसे कि हम सारे के सारे एक टीम हैं। अगर हम ये काम नहीं, हम आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम कभी भी इसको अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। हमारे अंदर ये बात होनी चाहिए हमेशा, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हम एक टीम है, ये होना चाहिए एक सब एम्प्लॉयज़ के अंदर और एम्प्लॉयर्स में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल पर। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच एंड एवरी एम्प्लॉय मस्ट get his remuneration on time. If employees get their remuneration on time, they will show their best and get motivated. तो दोस्तों, इसमें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें जो है अपने एम्प्लॉयर्स को टाइम पर वेजेस, टाइम पर सैलरीज देनी चाहिए। हमें हमेशा कभी भी लेट नहीं करना चाहिए उनको। अगर आप मज़दूर को लेट दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर? आप खुद ही देख सकते हैं। आपने भी एक मज़दूर को 10 दिन सैलरी लेट कर दी, वो तो पहले तो वो आना ही छोड़ देगा। पहली बात तो वो आना ही छोड़ देगा। दूसरी बात,
वो काम ढंग से नहीं करेगा, जब वो आएगा नहीं तो काम भी ढंग से नहीं होगा। अगर आप उसको सैलरी टाइम पर देंगे या फिर एक दिन पहले भी सैलरी दे देंगे तो उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला दोस्तों। उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा आपके, आप पैसे पहले दे दोगे तो मोटिवेट ज़्यादा हो जाएगा, मोटिवेट होगा, उसे लगेगा कि ये तो अपने जैसा हो गया, यहाँ तो अपनापन लगेगा उसे, उसकी वजह से फिर वो और ज़्यादा अच्छा काम करेगा और आपके गोल्स अचीव होंगे। यही बात होती है इसमें। तो अब बात करेंगे इनिशिएटिव में। Initiative means taking the first step with self-motivation. According to this principle, every employer must make their employees in participation. This will help in creating a sense of motivation in employees and will help in successful achievement of goals. तो दोस्तों इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल ने बताया है हमें हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, जिससे कि उनको मोटिवेशन मिले, जिससे कि वो उनको ऐसा लगे कि यहाँ पर तो यार हमारा पूरा ख्याल रखा जाता है। हम फिर वो हमेशा अच्छे से अच्छा आपको एडवाइस करेंगे, क्योंकि जो मज़दूर होता है उसे ज़्यादा पता होता है मैनेजर से ज़्यादा। उसके किसी क्वालिटी के बारे में या कुछ भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर को ही पता होता है, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़ा होता है दोस्तों। इसलिए हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में हमेशा रखो। तो यही बात थी इस वाले प्रिंसिपल में, इनिशिएटिव में। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। इस प्रिंसिपल में अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गिव जॉब सिक्योरिटी। इफ देयर इज इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑफ एम्प्लॉयज दे कांट फोकस ऑन हिज वर्क एंड दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम इन अचीवमेंट ऑफ गोल। तो दोस्तों हमेशा अगर आप किसी अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे करते रहोगे, अगर तूने काम नहीं करा तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, अगर तूने 10 दिन में ये काम नहीं किया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, तो फिर वो कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकता। अगर आप उसे मोटिवेट करना चाहते हैं, उससे अच्छा काम लेना चाहते हैं, तो उसे पहले मोटिवेट करना होगा। मोटिवेट कब होगा? जब उसे जॉब सिक्योरिटी लगेगी, जब उसे ऐसा लगेगा ये तो यार अपनी कंपनी है, उसे घर जैसा लगेगा, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा दोस्तों। तो यही बात इस प्रिंसिपल में बताई है। हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी दो, यानी उससे कहो कोई कहीं नहीं जाने वाला, तू टेंशन मत ले, इस काम को पूरा कर और अच्छे से अच्छी अपनी सैलरी ले। इस तरीके की बातें करो उनसे। तो यही इस प्रिंसिपल में बताया है, उन्हें जॉब सिक्योरिटी दो। उन्हें ऐसा मत कहो कि तुझे निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे अगर तूने काम नहीं किया। तो वो उससे मोटिवेट तो नहीं और डिमोटिवेट हो जाएगा और आपका काम तो हो लिया, कभी भी नहीं हो पाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, ऑर्डर। According to this principle, all the things must arrange in a set of formal manner. Here, order doesn't define command. Order means systematic arrangement of work and equipment. If all the things are done in systematic manner, it will help in successful achievement of goals. तो दोस्तों इस वाले प्रिंसिपल में बताया हेनरी फ्योल ने, हमेशा एक काम को ऑर्डरली लेकर चलिए, ऑर्डरली अरेंजमेंट के साथ चलिए। ऐसे नहीं कि पहले जैसे कि 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऐसे नहीं पहले कंट्रोलिंग कर दोगे, बाद में प्लान्स बनाओगे। वही तो तरीका तो यही है, पहले प्लानिंग करोगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करोगे, तब जाके फाइनल में सबसे आखिर में 5वें स्टेप पर पहुँचोगे, कंट्रोलिंग पर। तो वही चीज़ बताई है, हमेशा ऑर्डरली अरेंजमेंट लेकर चलिए, हमेशा स्टेप वाइज़ सारा कुछ कीजिए, जिससे कि आपके काम में सिंप्लीफिकेशन आए और स्टैंडर्डाइजेशन भी दिखाई दे आपको। वही टेक्निक जो अब हमने पढ़ी थी एफडब्ल्यू टेलर की। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल पढ़ रहे थे हम। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स दैट ऑल द पावर्स इन हैंड ऑफ टॉप अथॉरिटीज़, यानी सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब सारी पावर सेंट्रल के हाथ में होती है, यानी टॉप अथॉरिटीज़ जो होती है ना, मैंने आपको बताए थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। जब सारी की सारी पावर टॉप लेवल के हाथ में होती है, जब सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजर्स लेते हैं, टॉप लेवल लेता है सारे के सारे मैनेजर, से बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इसका उल्टा होता है डिसेंट्रलाइजेशन मीन डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। जब सारी पावर्स हम सुपीरियर से लेके सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं, जब सारी पावर हम अपने डाउनवर्ड अथॉरिटीज़ को दे देते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी ओनली वन डायरेक्शन एट वर्क प्लेस। ऑल द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन वन डायरेक्शन। ईच एंड एवरी एम्प्लॉय मस्ट वर्क फॉर अ कॉमन गोल। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कॉमन गोल होता है और उस गोल के लिए ही लोग काम करते हैं। हाँ, उनका गोल क्या होता है? हमारी नेट सेल्स अच्छी हो जाए, हमारा प्रॉफिट अचीव हो जाए। तो वही बात इस प्रिंसिपल में बताई है, सबको एक डायरेक्शन में काम करना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि मेरा तो गोल एम्प्लॉयज़ का गोल अलग है, एम्प्लॉयर्स का गोल अलग है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा मेन एक ही गोल होना चाहिए, वो है अपनी कंपनी को बेस्ट प्रॉफिटेबल बनाना। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल में।
subordination of individual interest to general interest. According to this principle, each and every employee must work for an objective. For one objective, employees' objective are different from organization objective, then there विल बी डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों, इस प्रिंसिपल में बताया है हेनरी फ्योल ने हमें हमारा यानी एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉयज़ का जो है एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव अपने लिए अलग है और कंपनी के लिए अलग है। वो हमेशा अपनी बात बाद में करे, हमेशा अपने फैक्ट्री के बारे में सोचे, हमारी कंपनी के बारे में सोचे जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं। सबका एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए, वो है कंपनी का गोल अचीव कराने का। वही बात इस प्रिंसिपल में बताई है। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, स्केलर चेन पर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल द वर्क्स आर डन इन अ चेन फॉर्म, ऑल द थिंग्स एंड ऑर्डर्स विल बी ट्रांसफर थ्रू अ चेन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। जैसा कि दोस्तों मैंने इस पिक्चर में दिखा रखा है आपको, एक्स जो है हमारा मान के चलिए बॉस है, ए बी सी डी ई एफ ये जो है ये नीचे फॉलोअर्स हैं, ये एक्स लीडर है या फॉलोअर्स है। एक्स जो है सबको बताएगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पास करेगा। ऐसे ही चलता है, ऐसे ही ऑर्डरली फॉर्म में चलता है, चैन फॉर्म में जो भी कम्युनिकेशन होती है। अगर जैसे कि सी सबसे नीचे वाले को सबसे पहले बात पता करनी है तो वो सीधा सी से एफ तक जा सकता है, और जब वो सी से एफ तक जाता है इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक होना। यानी जब सी ले लेता है इन्फॉर्मेशन एफ से, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। अदरवाइज जब एक्स से ए पर ट्रांसफ़र हुई, ए से बी पर आई, बी से सी पर आई, फिर एक्स ने डी को बताई इन्फॉर्मेशन, डी ने ई को ऑर्डर दिया, ई ने एफ को ऑर्डर दिया, इस तरह जब ऑर्डर्स चलते हैं इसको बोलते हैं स्केलर चेन। तो दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, हेनरी फ्योल के डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो डेकोरम। He must show respect toward the general rules and policies formed by company. Everyone must be honest with his commitment. तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है हमेशा हमें अपनी कंपनी के अंदर डेकोरम बना कर रखना चाहिए। जो गाइडलाइंस और पॉलिसीज सेट कर रखी हैं हमारे मैनेजर्स ने, टॉप अथॉरिटीज़ ने, उन सबको हमें फॉलो करना चाहिए। बियॉन्ड द बार्स नहीं जाना चाहिए, कभी भी कोई हमें डाटा लीक नहीं करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। वही डिसिप्लिन की इसमें बात हुई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग रिस्पॉन्सिबल ऑफ ड्यूटीज। तो दोस्तों इसका मतलब होता है अथॉरिटी यानी जो जिसके पास पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो अपने काम पूरे पूरे तरीके से करें। जिसको जिसकी अथॉरिटी है वो हमेशा अपनी पावर को सही इस्तेमाल करे, और रेस्पॉन्सिबल जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से निभाएं। यही इसके अंदर बताया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे हेनरी फ्योल के सारे 14 प्रिंसिपल्स हो चुके हैं डिस्कस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यही करते हैं इस वीडियो को एंड, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।